द लास्ट टॉपिक वी हैव इज ग्रिड सिलेक्शन, यानी कि हमें कौन सी ग्रिड को सेलेक्ट करना चाहिए। मॉडर्न ग्रिड्स आर sufficiently well manufactured that many radiologists do not find the grid lines of stationary grid objectionable। देखो, पहले हमारे पास क्या होता था, स्टेशनरी ग्रिड्स यूज होती थी, लेकिन उसका मसला क्या था कि उसकी वजह से रेडियोग्राफ के ऊपर हमें ग्रिड लाइंस नजर आती थी। ठीक है, फिर उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, मूविंग ग्रिड्स बनाई गई थी। ऐसा ही था, मूविंग ग्रिड्स के अंदर हमारे पास ग्रिड लाइंस रेडियोग्राफ के ऊपर नज़र नहीं आती थी। लेकिन आजकल जो मॉडर्न ग्रिड्स बनाई जा रही हैं ये इतनी वेल मैन्युफैक्चर्ड हैं कि इसकी वजह से चाहे वो स्टेशनरी ग्रिड भी हो, आपको ग्रिड लाइंस रेडियोग्राफ के ऊपर नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, स्पेशली फॉर मोबाइल रेडियोग्राफी, हॉरिजॉन्टल व्यूज ऑफ एन अपराइट पेशेंट। आप लोग क्या करते थे, मोबाइल रेडियोग्राफी के अंदर स्टेशनरी ग्रिड्स यूज नहीं करते थे, और जो हॉरिजॉन्टल व्यूज होते थे उसमें स्टेशनरी ग्रिड्स यूज नहीं की जाती थी। लेकिन आजकल जो यूज हो रही है वो इतनी वेल मैन्युफैक्चर्ड है, तो किसकी वजह से हमारे पास ग्रिड लाइंस नजर नहीं आती है, रेडियोलॉजिस्ट यही यूज करते हैं। मूविंग ग्रिड मैकेनिज्म्स हाउएवर रेयरली फेल। हमें पता है जो मूविंग ग्रिड्स यूज होती हैं उनके अंदर जो मैकेनिज्म्स होते हैं ये इतनी आसानी से फेल नहीं होते हैं, एंड इमेज डिग्रेडेशन रेयरली अकर्स। और हमारे पास मूविंग ग्रिड्स के अंदर इमेज की डिग्रेडेशन बहुत कम होती है। Therefore, in most situations, it is appropriate to design radiographic imaging around moving grids। तो most appropriate क्या है कि आप moving grids यूज करो। When moving grids are used, parallel grids can be used, but focused grids are more common। ठीक है, तो moving grid अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो parallel grids को भी यूज कर सकते हो, लेकिन focused grids जो है वो हमारे पास ज़्यादा common है। Focused grids are in general far superior to parallel grids, but their use requires care and attention। अब फोकस ग्रिड हमारे पास बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयर और अटेंशन की ज़रूरत है। इनके अंदर मिस पोजिशनिंग की वजह से या मिस अलाइनमेंट की वजह से डिफरेंट ग्रिड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए। The indicators on the X-ray apparatus must be in good adjustment and properly calibrated। वही बात होगी कि इनकी एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दी SID इंडिकेटर, यानी कि जो आपको सोर्स से इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस बता रहा होता है, उस इंडिकेटर को भी आपने देखना है। द सोर्स टू टेबल टॉप डिस्टेंस इंडिकेटर, यानी कि वो इंडिकेटर जो आपको सोर्स से टेबल का डिस्टेंस बता रहा होता है, आपने उसको भी देखना है। एंड लाइट लोकलाइजिंग कोलिमेटर, ऑल मस्ट बी प्रॉपरली एडजस्टेड। इन सब चीज़ों को आप लोगों ने प्रॉपरली एडजस्ट करना है। Selection of a grid with a proper ratio depends on an understanding of three interrelated factors। यानी कि अगर आप लोग एक ग्रिड को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको तीन चीज़ों को देखना पड़ता है, तीन फैक्टर्स को। वो कौन से हैं, आप केवीपी को मद्देनजर रखोगे, डिग्री ऑफ स्कैटर रेडिएशन रिडक्शन, यानी कि वो कितनी डिग्री स्कैटर रेडिएशन को कम कर रही है, एंड पेशेंट रेडिएशन डोज, और उसकी वजह से पेशेंट को डोज कितना मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें केवीपी की, व्हेन अ हाई केवीपी इज यूज्ड, जब आप लोग हाई केवीपी यूज करोगे यानी कि हाई एनर्जी, तो हमने बात की थी कि हाई एनर्जी पर क्या होता है, कॉम्पटन स्कैटरिंग डोमिनेट कर जाती है एज कम्पेयर टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब कॉम्पटन स्कैटरिंग होगी तो स्कैटरिंग है तो क्या होगा, ज़्यादा सारी स्कैटर रेडिएशंस बनेंगी, तो उन ज़्यादा सारी स्कैटर रेडिएशंस को ख़त्म करने के लिए हमें हाई रेशो ग्रिड्स चाहिए होगी। ठीक है, तो हाई केवीपी के साथ हाई रेशो ग्रिड्स ही हमेशा यूज़ होंगी। ठीक है, of course, the choice of grid is also influenced by the size and shape of the anatomy that is being radiographed। आप लोग ग्रिड अगर चूज़ करना चाहते हो तो वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह की एनाटॉमी की रेडियोग्राफी कर रहे हो, उसका साइज भी डिपेंड करता है, उसकी शेप भी डिपेंड करती है। ऑलराइट, एज ग्रिड रेशो इंक्रीजेस, अगर हम ग्रिड रेशो इंक्रीज कर दें तो ग्रिड रेशो इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि ग्रिड स्ट्रिप्स की हाइट ज़्यादा, उनके दरमियान जो इंटर स्पेसेस हैं उनकी विड्थ कम। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन एटीन्यूएशन ऑल्सो इंक्रीजेस, तो ऑब्वियस सी बात है जब ग्रिड रेशो ज़्यादा है तो स्कैटर रेडिएशन को वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, 1131 shows the approximate percentage of scatter radiation and primary radiation transmitted as a function of grid ratio। इसको भी हम देखते हैं। Note that the difference between grid ratio of 12:1 and 16:1 is small। अब जो हमारे पास 12:1 की ग्रिड है या फिर 16:1 की ग्रिड है, इन दोनों को जब कंपेयर किया है तो तकरीबन दोनों ने सेम तरह से स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, The difference in patient radiation dose is large, however, therefore 16 रेशो ग्रिड्स आर नॉट ऑफन यूज्ड। लेकिन जब आप लोग, हमने बात की थी ना, जब हाई रेशो ग्रिड्स यूज़ करोगे तो उनकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा सारी स्कैटर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगी। जब वो एब्जॉर्ब करेंगी तो इमेज रिसेप्टर के ऊपर एक्सरेज कम जाएंगी, तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा,
डोज को इंक्रीज करेगा, यानी कि पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलेगा। तो यही कहते हैं कि स्कैटर रेडिएशन को तो दोनों ने 12:1 वाली ने भी और 16:1 वाली ने भी दोनों ने सेम तरह से एब्जॉर्ब किया है, लेकिन जो आपके पास 16:1 वाली ग्रेड थी, क्योंकि इसके अंदर ग्रेड रेशो ज़्यादा है, तो इसकी वजह से पेशेंट को जो डोज देना पड़ा वो भी ज़्यादा था, यानी कि बकी फैक्टर ज़्यादा था। ऑलराइट। Many general purpose X-ray examination facilities find that an 8:1 grid represents a good compromise between the desired level of scattered radiation reduction and patient radiation dose। यानी कि अब ये भी इम्पॉर्टेंट MCQs के लिए कि जो हमारे पास जनरल पर्पस एक्सरे एग्जामिनेशन होते हैं उनके अंदर 8:1 की ग्रिड यूज़ की जाती है और इसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, पेशेंट को डोज भी कम मिलता है और स्कैटर रेडिएशन को भी ये रिड्यूस करती है। तो हम कह सकते हैं कि इन जनरल ग्रिड रेशो अप टू 8:1 आर सेटिस्फैक्ट्री एट ट्यूब पोटेंशियल्स बिलो 90 kVp। तो अगर आप लोग 90 kVp से कम वाले एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उसके लिए 8:1 की ग्रिड यूज़ करोगे, लेकिन अगर 90 kVp वाले से ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप लोग 12:1, 16:1 ये वाली ग्रिड्स को यूज़ करोगे। द यूज़ ऑफ वन ग्रिड ऑल्सो रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ ग्रिड कट ऑफ। ठीक है, यानी कि उसके अंदर ग्रिड कट ऑफ भी कम होना चाहिए, बिकॉज इम्प्रॉपर ग्रिड पोजीशनिंग कैन इजीली अकम्पनी फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ ग्रिड। तो जाहिर सी बात है अगर आप लोगों ने पोजीशनिंग इम्प्रॉपर की हुई है, अब गलती एक रेडियोलॉजिस्ट की है, उसने पोजीशनिंग ठीक तरह से नहीं की, तो बजाय इसके कि आप लोग ग्रिड्स को बार बार चेंज करो बल्कि पोजीशन को ठीक करो। इन फैसिलिटीज़ वेयर हाई केवीपी टेक्निक फॉर डेडिकेटेड चेस्ट रेडियोग्राफी इज़ यूज्ड 16:1 ग्रिड्स कैन बी इंस्टॉल्ड। तो जहाँ पर हाई केवीपी टेक्निक यूज़ की जाती है वहाँ पर 16:1 की ग्रेड्स भी इंस्टॉल की जाती हैं। ठीक है, पेशेंट रेडिएशन डोज, अगर हम बात करें पेशेंट रेडिएशन डोज की, सो वन मेजर डिसएडवांटेज दैट अकम्पनीज द यूज ऑफ रेडियोग्राफिक ग्रिड्स इज इंक्रीज्ड पेशेंट रेडिएशन डोज। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप लोग ग्रिड्स को यूज़ करोगे तो ग्रिड्स का काम क्या है, ये स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं। जब ये स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं तो इमेज रिसेप्टर तक रेडिएशन कम पहुंचेगी, एज अ रिजल्ट रेडियोलॉजिस्ट क्या करेगा, एक्सपोजर को बढ़ाएगा तो पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलेगा। For any examination, the use of grid may result in several times more radiation to the patient than is provided when a grid is not used। जब आप लोग ग्रिड को यूज़ नहीं करते हो तो उसके मुकाबले में जब ग्रिड को यूज़ करोगे तो आपको जो रेडिएशन है वो सेवरल टाइम्स ज़्यादा देना पड़ता है, आप कह सकते हो कि डबल हो जाता है। ठीक है, The use of a moving grid instead of stationary grid with similar physical characteristics require approximately 15% more पेशेंट रेडिएशन डोज। तो ये भी MCQs में आ सकता है कि एक तरफ आप लोग मूविंग ग्रिड यूज़ करे हो, दूसरी तरफ स्टेशनरी ग्रिड यूज़ करे हो। तो जब आप लोग मूविंग ग्रिड को यूज़ करोगे तो उसकी वजह से हमारे पास 15% ज़्यादा डोज मिलता है पेशेंट को। ठीक है, मूविंग ग्रिड के साथ। आगे हम इस टेबल को भी देखते हैं। लो रेशो ग्रिड्स आर यूज ड्यूरिंग मेमोग्राफी। अब मेमोग्राफी के दौरान चूंकि हमारे पास लो केवीपी यूज़ की जाती है तो उसके लिए लो रेशो ग्रिड्स हम यूज़ करेंगे। ऑल डेडिकेटेड मेमोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम्स आर इक्विप्ड विद अ 4:1 और अ 5:1 मूविंग ग्रिड। तो ये भी MCQs आ सकता है कि जो मेमोग्राफी है उसके अंदर ग्रिड रेशो कौन सी होती है, तो याद रखना है 4:1 या फिर 5:1 की ग्रिड्स को यूज़ किया जाता है। Even at low kVp used for mammography, considerable scatter radiation occurs। बेशक मेमोग्राफी के अंदर KVP कम यूज़ की जाती है बट स्कैटर रेडिएशंस इसके अंदर भी बनती है। ठीक है, तो उन स्कैटर रेडिएशंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लो रेशो ग्रिड्स यूज़ करते हैं बिकॉज कम स्कैटर रेडिएशंस बनती हैं। द यूज़ ऑफ सच ग्रिड्स ग्रेटली इम्प्रूव्स इमेज कंट्रास्ट विद नो लॉस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता है। The only disadvantage is the increase in patient dose। सिर्फ और सिर्फ ग्रिड्स की वजह से हमारे पास क्या होता है, पेशेंट को डोज ज़्यादा मिलता है, which can be as much as twice that without a grid। यानी कि विदाउट अ ग्रिड अगर कंपेयर करें तो पेशेंट को डबल डोज मिलता है विद द यूज़ ऑफ ग्रिड। However, with dedicated equipment and grid, patient dose still is very low। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे डेडिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं जिनकी वजह से पेशेंट को डोज कम मिलता है। ऑलराइट, तो जो ग्रिड सिलेक्शन फैक्टर्स हैं वो क्या है, पेशेंट रेडिएशन डोज इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ग्रिड रेशो। जब आप लोग ग्रिड रेशो को इंक्रीज करोगे इसका मतलब है ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, इमेज रिसेप्टर तक कम पहुंच रही है, एक्सपोजर ज़्यादा देंगे तो इसका मतलब है पेशेंट रेडिएशन डोज बढ़ेगा। हाई रेशो ग्रिड्स आर यूज्ड फॉर हाई KVP एग्जामिनेशंस।
तो जब हाई केवीपी एग्जामिनेशन करोगे तो ज़्यादा स्कैटरिंग मतलब ज़्यादा स्कैटर रेडिएशंस, तो उनको एब्जॉर्ब भी ज़्यादा ही करवाना होगा, तो उसके लिए हम लोग हाई रेशो ग्रिड्स यूज़ करेंगे। द पेशेंट रेडिएशन डोज एट हाई केवीपी इज लेस देन दैट एट लो केवीपी। अब याद रखना है हाई केवीपी पर पेशेंट को डोज कम मिलता है एज कम्पेयर टू लो केवीपी, क्योंकि लो केवीपी वालों के पास पहले से इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बॉडी से पेनिट्रेट हो सके, क्योंकि हाई केवीपी वालों के पास उतनी इनफ एनर्जी होती है कि वो पेशेंट की बॉडी से एग्जिट हो जाती हैं। फिर लो केवीपी वाली पेशेंट की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचती हैं। जब वो इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेगी तो रेडियोलॉजिस्ट एक्सपोजर को इंक्रीज करेगा, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पेशेंट रेडिएशन डोज। ऑलराइट, in general, compared with the use of low KVP and low ratio grids, the use of high KVP and high ratio grids result in lower patient radiation dose and equal image quality। तो यही कह रही है कि अगर आप लोग एक तरफ लो केवीपी और लो रेशो ग्रिड्स यूज़ कर रहे हो और दूसरी तरफ हाई केवीपी और हाई रेशो ग्रिड्स यूज़ कर रहे हो, तो पेशेंट रेडिएशन डोज किसके अंदर कम होगा? हाई केवीपी और हाई रेशो ग्रिड्स के अंदर। क्योंकि जब आप लोग हाई केवीपी यूज़ करोगे तो उसकी वजह से एक तो आपके पास जो एक्सरेज हैं उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो पेशेंट की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी, ठीक है, वो पेशेंट की बॉडी को एग्जिट करेंगी, ठीक है। ऑल्दो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी बट वो ज़्यादा पेशेंट की बॉडी को भी तो एग्जिट कर रही हैं, एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा इमेज रिसेप्टर के ऊपर जाएंगी, पेशेंट का डोज बढ़ाना नहीं पड़ेगा जितना लो केवीपी वाले में बढ़ाना पड़ेगा। One additional disadvantage of the use of radiographic grids is the increased radiographic technique required। तो अगेन वही बात होगी कि जब आप लोग ग्रिड्स को यूज़ करते हो तो उसी वजह से टेक्निक को बढ़ाना पड़ता है। When a grid is used, technique factors must be increased over what they were for non-grid examinations। तो नॉन ग्रिड एग्जामिनेशंस के मुकाबले में जब ग्रिड का यूज़ करोगे तो टेक्निक को बढ़ाना पड़ेगा। दी MAS और द KVP मस्ट बी इंक्रीज, यानी कि रेडियोग्राफिक टेक्निक से मुराद क्या है? MA और KVP को इंक्रीज करना पड़ेगा जब आप लोग ग्रिड्स को यूज़ करोगे। आगे हमारे पास टेबल को भी देखते हैं। प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेट चेंजेस इन टेक्निक फैक्टर्स रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड ग्रिड्स, यूजुअली द MAS रादर देन द KVP इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं? MA को बढ़ाते हैं रादर देन KVP। वन एक्सेप्शन टू दिस इज चेस्ट रेडियोग्राफी। एक्सेप्शन क्या है? चेस्ट रेडियोग्राफी, जिसके अंदर हम लोग एक्सपोजर टाइम बढ़ाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है? मोशन ब्लर होता है। ऑब्वियस सी बात है, चेस्ट के अंदर आपके पास लंग्स हैं, हार्ट है, तो हार्ट भी कॉन्स्टेंटली बीट कर रहा होता है, आप लोग सांस भी इतनी देर के लिए नहीं रोक सकते हो, ठीक है। तो जब आप लोग डिले, तो जब एक्सपोजर टाइम ज़्यादा करोगे तो उसी वजह से क्या होगा? मोशन ब्लर आएगा। अगर आप लोग इस ग्राफ के अंदर देखो तो ये हमारे पास क्या है? परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन, और यहाँ पर हमारे पास है ग्रिड रेशो। अगर आप देखो कि जैसे जैसे हम लोग ग्रिड रेशो बढ़ाते जा रहे हैं, तो ग्रिड रेशो बढ़ाने की वजह से क्या हो रहा है? स्कैटर रेडिएशंस, देखो अब यहाँ पे ग्रिड रेशो बढ़ती जा रही है तो स्कैटर रेडिएशंस क्या होती जा रही हैं? पहले इधर थी, अब क्या होती जा रही हैं? कम होती जा रही हैं, ठीक है। बाकी ये चीज़ें आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिलेशन याद करो कि ग्रिड रेशो के बढ़ाने से जो हमारे पास स्कैटर रेडिएशन की ट्रांसमिशन है वो कम होती है, यानी कि वो इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचती हैं। अगर हम इस टेबल को देखें तो एक तरफ आप लोगों ने किसी किस्म की ग्रिड यूज़ नहीं की है, अब नीचे आप लोग ग्रिड्स यूज़ करते जा रहे हो। 5:1 की ग्रिड यूज़ की, तो अब देखो जैसे जैसे हम लोग ग्रिड की रेशो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो क्या होता जा रहा है? हमारे पास इंट्रेंस डोज भी ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें हाई केवीपी पर, तो हाई केवीपी पर क्या हो रहा है? देखो हाई केवीपी और हाई रेशो ग्रिड्स पर, अब इसमें 2.9 है, इस पर 2.7 है, लेकिन इस पर 2 है, यानी कि हाई केवीपी और हमारे पास हाई ग्रिड रेशो, ये हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। लास्ट वी हैव इज एयर गैप टेक्निक। अब एयर गैप टेक्निक बेसिकली क्या है? अ क्लेवर टेक्निक दैट मे बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द यूज ऑफ रेडियोग्राफिक ग्रिड्स इज द एयर गैप टेक्निक। MCQs आ सकता है कि रेडियोग्राफिक ग्रिड का अल्टरनेट क्या है। अगर आप रेडियोग्राफिक ग्रिड्स यूज़ नहीं करते हो तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो? सो एयर गैप टेक्निक। ऑलराइट, दिस इज अनदर मेथड ऑफ रिड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन। ये भी हमारे पास स्कैटर रेडिएशन को कम करता है, देयर बाय एनहांसिंग इमेज कंट्रास्ट। तो जब स्कैटर रेडिएशन कम होंगी तो इमेज का कंट्रास्ट ज़्यादा होगा। When the air gap technique is used, the image receptor is moved 10 to 15 सेंटीमीटर from the patient। तो याद रखना है जब हम लोग एयर गैप टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? जो इमेज रिसेप्टर है
उसको हम पेशेंट से 10 to 15 सेंटीमीटर दूर ले जाते हैं, ठीक है। A portion of the scattered X-rays generated in the patient would be scattered away from the image receptor. जब हम लोगों ने पेशेंट से इमेज रिसेप्टर को दूर कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है अब वो एक्सरेज स्कैटर्ड हो जाएंगी, किसी और डायरेक्शन में जाएंगी, इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेंगी and not be detected because fewer scattered X-rays interact with the image receptor के ऊपर कम जाएंगी, the contrast is enhanced. Usually when an air gap technique is used, जब हम लोग एयर गैप टेक्निक को यूज करते हैं द MAS इज इंक्रीज्ड अप्रॉक्सीमेटली 10%, तो ये भी MCQ जा सकता है, फॉर एवरी सेंटीमीटर ऑफ एयर गैप। तो हर सेंटीमीटर पर हम लोग कितना परसेंट MAS को बढ़ाते हैं, कितने परसेंट टेक्निक को बढ़ाते हैं, 10%। MCQs आ सकता है। The technique factors usually are about the same as those for an 8:1 grid, तो टेक्निक्स बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह 8:1 ग्रिड में हम यूज करते हैं, ठीक है। Therefore, the patient radiation dose is higher than that associated with the non-grid technique. तो जब हम लोग ग्रिड यूज़ नहीं करते हैं तो उसके केस में ज़्यादा है कि जब हम लोग ग्रिड यूज़ करते हैं तो पेशेंट को डोज ज़्यादा देना पड़ता है। अब यहाँ पर तो हम ग्रिड यूज़ नहीं करें लेकिन स्टिल पेशेंट को डोज ज़्यादा देना पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और हमने ये भी तो कह दिया ना कि ये बिल्कुल इक्वल है 8:1 ग्रिड के, ठीक है। तो पेशेंट को डोज इसमें ज़्यादा देना पड़ता है। One disadvantage of the air gap technique is image magnification with associated focal spot blur. अब एक इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर इमेज मैग्निफिकेशन होती है। अगेन इमेज रिसेप्टर को जब आप लोग दूर लेकर जाओगे, हमने जब आई गेस रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या बात की थी, तो हमने कहा था कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रिसेप्टर से दूर करते हैं तो वहाँ पर वॉल की एग्जांपल दी थी। अभी भी अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो अभी यहाँ पर कर लो कि जब आप लोग अपना हाथ दीवार के करीब करो, दीवार आपके पास रिसेप्टर है और आपका हाथ ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेजिंग हमने करनी है, ठीक है। दीवार को हाथ के करीब करो तो जो आपके पास एक प्रोजेक्शन बन रही है, जो शेडो बन रहा है वो कैसा है, शार्प है। लेकिन अब अपने हाथ को दूर लेकर जाओ दीवार से तो मैग्निफिकेशन हो रही है, शेडो बड़ा हो रहा है और ब्लर भी हो रहा है। तो यही केस इसके अंदर भी है कि जब हमने इमेज रिसेप्टर से ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया, यानी कि पेशेंट को दूर कर दिया, तो स्कैटर्ड रेज तो इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि वो दरमियान में एयर में ही एब्जॉर्ब हो गई हैं। उनके पास इतनी एनर्जी तो नहीं होती है ना, स्कैटर्ड एक्सरेज के पास एनर्जी कम होती है तो वो एयर में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, वो इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन इमेज रिसेप्टर दूर होने की वजह से जो इमेज बनेगी वो आपके पास मैग्नीफाइड होगी और ब्लर होगी, ठीक है। The air gap technique has found application particularly in the areas of chest radiography. MCQs आ सकता है कि air gap technique हमारे पास कहाँ पर यूज़ हो रही होती है, तो चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर और सेरिब्रल एंजियोग्राफी के अंदर आपके पास एयर गैप टेक्निक यूज़ हो रही होती है। द मैग्निफिकेशन दैट accompanies these techniques is usually acceptable क्योंकि चेस्ट रेडियोग्राफी और सेरिब्रल एंजियोग्राफी के अंदर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन है वो एक्सेप्टेबल होती है। In chest radiography, however, some radiologic technologists increase the SID from 180 to 300. अब चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर अगर आप लोग ग्रिड्स यूज नहीं कर रहे हो और एयर गैप टेक्निक यूज कर रहे हो तो उसमें आप लोग नॉर्मली 180 रखते हैं, लेकिन अब रेडियोलॉजिस्ट क्या रखेगा, 300 सेंटीमीटर रखेगा, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन वेरी लिटिल मैग्निफिकेशन एंड अ शार्पर इमेज। तो इसके अंदर आपके पास मैग्निफिकेशन होगी लेकिन बहुत कम होगी और आपके पास इमेज भी शार्प आएगी। Of course, the technique factors must be increased, but the patient radiation dose is not increased. टेक्निक इसमें भी इंक्रीज करोगे लेकिन डोज ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों ज़्यादा नहीं मिलेगा? क्योंकि आप SID को इंक्रीज कर रहे हो। जब SID को इंक्रीज करोगे तो पेशेंट तक भी रेडिएशन कम पहुंचेंगी, ठीक है, वो दरमियान में हवा में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। The air gap technique is not normally as effective as with high KVP radiography. हाई KVP रेडियोग्राफी के अंदर आप लोग एयर गैप टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते हो, इतनी इफेक्टिव नहीं होती है। इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज इज मोर फॉरवर्ड, क्योंकि हाई KVP के ऊपर जो स्कैटर्ड एक्सरेज बनती है उनकी डायरेक्शन बिल्कुल फॉरवर्ड होती है, तो वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंच जाएंगी क्योंकि हाई KVP वाली है ना, तो उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंच सकती हैं। At tube potentials below approximately 90 kVp, the scattered X-rays are directed more to the side. अगर 90 kVp से कम है तो हमारे पास एक्सरे साइड्स पे चली जाएंगी, इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेगी। Therefore, they have a higher probability of being scattered away from the image receptor, तो वो आपके पास इमेज रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेंगी। Nevertheless, at some centers, अब कुछ सेंटर्स के अंदर
120 to 140 kVp air gap chest radiography is often used with good results। तो कुछ सेंटर्स के अंदर 120 से 140 kVp के ऊपर भी एयर गैप चेस्ट रेडियोग्राफी की जाती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ऑलराइट, इमेज को हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये एक्सरे सोर्स है, दिस इज पेशेंट, और ये हमारे पास इमेज रिसेप्टर है, ये दरमियान में आपके पास एयर है। ठीक है, अब यहाँ पर SID कितना है, 180 सेंटीमीटर है, नॉर्मल है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास SID 300 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एयर गैप भी ज़्यादा है। अब डोज यहाँ पर 5.5 MAS है, यानी कि यहाँ पर 2 एक्सपोजर दिया जा रहा था, यहाँ पर 5.5 मजीद एक्सपोजर इंक्रीज हुआ है, लेकिन डोज फिर भी पेशेंट को कम मिला है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एक्सरे सोर्स भी दूर है, इमेज रिसेप्टर भी दूर है, ना इस तक पहुंचेंगी स्कैटर्ड एक्सरेज, दरमियान में से ही स्कैटर्ड हो जाएंगी और इस तक भी कम पहुंचेंगी। अब अगर हम इस टेबल को देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ग्रिड्स हम यूज़ करते हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं, यानी कि कितनी स्कैटर रेडिएशंस को रिमूव करती हैं, उनके अंदर पोजीशनिंग लैटिट्यूड क्या है, यानी कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और हमारे पास ये यूज़ कहाँ कहाँ पर होती हैं। अगर हम बात करें 5:1 लीनियर ग्रिड की, ठीक है, या आप पैरेलल ग्रिड भी कह सकते हो, 5:1 में देखें तो बहुत कम स्कैटर रेडिएशंस को रिमूव कर रही है। इसी तरह जैसे जैसे हम लोग ग्रिड रेशो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या हो रहा है, जो रिमूवल है स्कैटर रेडिएशंस का वो भी ज़्यादा होता जा रहा है, यानी कि जो हमारे पास हाई रेशो ग्रिड्स होती हैं वो ज़्यादा स्कैटर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें पोजिशनिंग लैटिट्यूड की, हमारे पास लो रेशो ग्रिड्स हैं। अब 5:1 हो गई, 6:1 हो गई, ये लो रेशो ग्रिड्स हैं। ठीक है, तो इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, पोजिशनिंग लैटिट्यूड ज़्यादा होता है। इससे मुराद ये है कि अगर आप लोगों ने पोजीशनिंग ठीक से नहीं भी की तो इतना एरर नहीं आएगा। ठीक है, और ये 5:1 वाली कहाँ पर यूज़ होती है, इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव एंड इज़ ईजीएस्ट टू यूज़। इसी तरह जो 6:1 वाली है ये भी आपके पास इनएक्सपेंसिव होती है और ये आपके पास बेड साइड रेडियोग्राफी के अंदर यूज़ होती है। अगर 8:1 लीनियर की बात करें तो इसके अंदर भी लेटीट्यूड ज़्यादा होता है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर जनरल स्टेशनरी ग्रिड्स के लिए यूज़ होती है। 10:1 की बात करें इसके अंदर हमारे पास रीजनेबल केयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्रिड रेशो बढ़ती जा रही है अलाइनमेंट इनकी बहुत ज़रूरी है। 5:1 क्रिस क्रॉस की बात करें तो ट्यूब टिल्ट इज लिमिटेड टू 5 डिग्रीज, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि 5 डिग्री आप लोग ट्यूब को टिल्ट कर सकते हो एंगल पे। अगर 12:1 की बात करें तो एक्स्ट्रा केयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट, इट इज़ यूजली यूज्ड इन द फिक्स्ड माउंट। अगर हम 6:1 क्रॉस ओवर की बात करें तो टिल्टेड ट्यूब, इट इज़ नॉट सुटेड फॉर टिल्टेड ट्यूब टेक्निक्स। क्रिस क्रॉस है ना, यानी कि क्रॉस्ड ग्रिड है, तो क्रॉस्ड ग्रिड के अंदर किसी किस्म की आप लोग टिल्टिंग नहीं कर सकते हो, जबकि पैरेलल ग्रिड्स के अंदर आप लोग टिल्टिंग कर सकते थे। 3:1 लीनियर की बात करें तो और ज़्यादा ग्रिड रेशो होगी, यानी कि ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर रिक्वायर है फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट, इट इज़ यूजली यूज इन द फिक्स्ड माउंट। और हमारे पास 8:1 जो क्रिस क्रॉस है, तो क्रॉस ग्रिड कभी भी टिल्टेड ट्यूब टेक्निक्स के लिए यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, पैरेलल ग्रिड्स को आप लोग टिल्टेड टेबल टेक्निक के लिए यूज़ कर सकते हो। लीनियर ग्रिड्स को आप लोग या पैरेलल ग्रिड्स को टिल्टेड ट्यूब टेक्निक के लिए यूज़ कर सकते हो, जबकि क्रॉस्ड ग्रिड्स को यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, और इनके अंदर अब देखो जैसे जैसे रेशो बढ़ती जा रही है जो आपके पास लेटीट्यूड है वो नैरो होता जा रहा है, यानी कि आपके पास गलती का मार्जिन कम होता जा रहा है। यहाँ पर देखो अगेन यही बताया हुआ है कि एक तरफ आप लोगों ने कोई ग्रिड यूज़ नहीं की है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप लोग ग्रिड्स की रेशो इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो आपको डोज ज़्यादा देना पड़ रहा है और केवीपी को भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो एयर गैप टेक्निक को हमने बात की ना सेरेब्रल एंजियोग्राफी के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जब आप लोग लेटरल यानी कि हॉरिजॉन्टल बीम डालोगे पेशेंट के ऊपर तो आप देखो अब ये इमेज रिसेप्टर को जब आप लोगों ने दूर किया तो ये बजाय इसके कि वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंचती ये क्या हो गई है, स्कैटर हो गई है। ठीक है, और आपके पास यहाँ से भी कुछ स्कैटर हो रही है। ठीक है, बैक स्कैटरिंग हो रही है, एज अ रिजल्ट पेशेंट को डोज कम मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कैटर रेडिएशंस, वी आर डन विद इट। ये हमारा आरएसटी का लास्ट लेक्चर था। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डिलीवर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच चैप्टर। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।